खान हाउस के लाउंज में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नजरें कभी निहाल खान तो कभी अदनान खान पर जा रही थीं। वो जैसे अपने बाप का फैसला सुनने का इंतजार कर रहा था। फिर इस खामोशी को शायना मामी की आवाज ने तोड़ा। आप सोच क्या रहे हैं? आप क्या बेटे से मुकाबला करेंगे? हमारा इकलौता बेटा है। अगर ये यहाँ से चला गया तो आप अच्छे से जानते हैं ये दोबारा इस दरवाजे पर कदम नहीं रखेगा। क्या अब इस बुढ़ापे में अपने सहारे को खुद से दूर करेंगे? इसे कहीं मत जाने दीजिए, वरना आप जानते हैं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और निहाल मामू जानते थे कि उनका बेटा अगर चला गया तो ना सिर्फ घर का नुकसान होगा बल्कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अदनान ने जिस तरह कंपनी को संभाला था कोई नहीं संभाल सकता था। निहाल मामू खामोशी से अदनान को देखते रहे थे। वो कुछ नहीं बोले तो शायना मामी ने बात की शुरुआत की। चलो जाओ, तुम इसे कमरे में लेकर जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे अदनान। अदनान ने कुछ देर के लिए बाप को देखा। वो अब भी कुछ नहीं बोले तो अदनान बिना किसी को देखे मेरा हाथ जोर से पकड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। एक लम्हे के लिए वो रुका। हीना के पीछे रिया भी खड़ी थी। उसकी आंखों में इस वक्त क्या नहीं था, गम, गुस्सा, नफरत, दुख। उसने एक नज़र अदनान को देखा और अदनान के बाद उसकी दूसरी नज़र मेरे ऊपर गई। मैंने भी रिया को देखा, बस एक लम्हे के लिए, फिर मैं चेहरा मोड़ गई। अदनान सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जा चुका था। तो ये था वो बदला। तुमने मेरी पीठ पर घुरा छोपकर अच्छा नहीं किया हीना। मैं तो समझती थी तुम मेरी दोस्त ही नहीं बहन भी हो, मगर तुमने उस रिमशा का साथ दिया। वो चिल्ला रही थी। हीना ने रिया को कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो गुस्से से पलटी और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। हीना बस एक गहरी सांस लेती रह गई। अदनान ने कमरे का दरवाज़ा खोला, फिर अंदर दाखिल हुआ। वो मेरा हाथ छोड़ चुका था। मैं भी अंदर आ गई और अब मैं हैरत से अदनान का कमरा देख रही थी। वो मेरे कमरे से काफ़ी बड़ा था जो मलिक हाउस में था। अदनान अब अपनी घड़ी, मोबाइल, वॉलेट और गाड़ी की चाबी साइड टेबल पर रख रहा था। मैं यहाँ रहूंगी, उसके कानों में आवाज़ पड़ी तो वो चौंक कर मेरी तरफ पलटा। हाँ, एक शब्द में जवाब दिया, मगर मैं बहुत डिस्टर्ब थी। क्या आपके घर में कोई खाली कमरा नहीं है? अदनान अब पूरी तरह मेरी तरफ घूमा। कमरे तो बहुत हैं, मगर तुम यहाँ इसी कमरे में मेरे साथ रहोगी। मैं जानती थी कि अदनान अब बता नहीं रहा, वो हुक्म दे रहा था, मगर मैं अभी आपके साथ यहाँ रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने हिम्मत करते हुए कह दिया। अदनान मेरे करीब आया। क्यों कंफर्टेबल नहीं हो? शादी हुई है हमारी और अब तुम्हें इसी घर में रहना है तो इसी कमरे में रहना होगा। इस बात को समझ जाओ। मगर मैं जानती थी कि यहाँ के लोग मेरे और खिलाफ हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती थी कि वो सब मुझसे नफरत करें। अब मैं इस घर में आ गई थी और मेरा बस एक ही मोटिव था कि मैं अपनी मम्मी के लिए इन सब के दिलों में मौजूद नफरत को ख़त्म कर सकूं। मैं सोचों में उलझी बेड के किनारे बैठी ये सोच रही थी कि कैसे सब घर वालों के दिल में अपनी जगह बनाऊं। और मुझे शुरुआत निहाल मामू से करनी थी। अगर वो मुझसे राज़ी हो गए तो कोई चाहकर भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकेगा। रिया कमरे की हर चीज़ तहस नहस कर रही थी। उसने पूरी हिम्मत से परफ्यूम की शीशी उठाकर शीशे पर दे मारी। शीशा टूटकर किरची किरची हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रिमशा। इतनी जल्दी तुम मुझसे मेरा सब कुछ नहीं छीन सकती। अदनान सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैंने इतने सालों अदनान से मोहब्बत की है और तुम यूं एक ही दिन में अचानक कहीं से भी आओगी और मेरी मोहब्बत पर डाका डालोगी तो क्या मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत दे दूंगी? तुम्हें इस घर से बेइज्जत करके बाहर ना निकाला तो मेरा नाम भी रिया खान नहीं। वो गुस्से से कमरे का सामान तोड़-फोड़ करते हुए खुद से कह रही थी। हीना कमरे में आई तो समन बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? हीना भी बेड की दूसरी साइड बैठी। अप्पी, आपने देखा भाई ने कितनी प्यारी लड़की से शादी की। शायद उसे मैं कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। उसने आज से पहले मुझे नहीं देखा था। हीना मुस्कुरा दी। तुम्हें अच्छी लगी वो? समन ने हाँ के इशारे में सर हिलाया। हाँ ना, रिया अप्पी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो हर वक्त हमें हमारे भाई से दूर करने की कोशिश करती रहती हैं। वो तो चाहती ही ये हैं कि भाई हमसे अलग हो जाएं। वो तो शादी से पहले ही हमसे भाई को दूर करना चाहती थी। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने उनकी नहीं सुनी और भाई ने किसी और से शादी कर ली। रिया से तो भाभी काफ़ी अच्छी हैं। देखा नहीं
कैसे खामोशी से खड़ी थीं। अगर उनकी जगह रिया अप्पी होती तो पापा को बहुत सारी बातें सुना चुकी होती। हीना ने हैरत से समन को देखा था। सच में वो छोटी थी, मगर उसने ठीक कहा था। रिया बहुत बदतमीज होती जा रही थी, और जब से पापा ने ये कहा था कि वो रिया को अपनी बहू बनाएंगे, उसके बाद से तो वो जैसे हवा में उड़ रही थी। चलो छोड़ो इन दोनों को, तुम आओ सुकून से सो जाओ। सुहानी मामी का भी रिया की तरह गुस्से के मारे बुरा हाल था। आमिर मामू ने उन्हें कमरे में चक्कर काटते हुए देखा तो सोने का कहा। बस करो, कितने चक्कर काटोगी, इतनी रात हो गई है, सुकून से आकर सो जाओ। सुहानी मामी ने गुस्से से उन्हें घूरा। मैं तो हैरान हूँ, वहाँ आप कुछ क्यों नहीं बोले? और अदनान वैसा कैसे कर सकता है? वो इस दुश्मन की बेटी को हमारी बेटी के सर पर लाकर कैसे सवार कर सकता है? और निहाल भाई, मैं तो उन पर हैरान हूँ, वो कैसे खामोश रहे। और भाभी, वो भी कैसे अपने हस्बैंड की जगह खुद बोल रही थी। और मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर है कि निहाल भाई ने अपनी बीवी को खामोश नहीं करवाया, उन्हें बोलने से नहीं रोका। वो कैसे रिया की जगह किसी और को दे सकती हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस लड़की का जीना हराम कर दूंगी। उसे इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी सुहानी नहीं। अदनान के साथ सिर्फ मेरी रिया अच्छी लगती है, और ये बात तो बहुत टाइम से तय थी कि अदनान की दुल्हन सिर्फ मेरी बेटी बनेगी। फिर कैसे कोई और लड़की आकर अदनान पर कब्जा जमा सकती है? अदनान की शादी सिर्फ रिया से होगी, और जब तक मैंने ये सब नहीं किया ना, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। आमिर मामू ने ना के इशारे में सर हिलाया। ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। सुहानी मामी बेड पर आकर उनके पास बैठी। आप खुद सोचिए, अगर अदनान हमारी मुट्ठी में नहीं आया तो ये सारा घर, जायदाद, बिजनेस सब कुछ उसका होगा। हमें किसी भी तरह से रिया की शादी अदनान से करवानी होगी। जब तक इन दोनों की शादी नहीं होगी तो हमारे बेटे के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जब तक अदनान बिजनेस पर बैठा हुआ है, भाई सब कुछ उसके नाम कर देंगे। आमिर मामू ने हैरत से उन्हें देखा, और अब उनका दिमाग भी किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। अदनान फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि मैं बेड के किनारे टेक लगाए बैठी बैठी सो चुकी थी। अदनान वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि मैं बेड के किनारे टेक लगाए बैठी बैठी सो चुकी थी। अदनान ने गहरी सांस ली। बालों में टॉवल फेरता हुआ वो सोफे तक आया, फिर टॉवल सोफे पर फैलाकर वो बेड तक आया। धीरे से मुझे सीधा करके बेड पर लिटाया ताकि मेरी नींद ना खराब हो, और ना ही वो ये चाहता था कि मेरी नींद खराब हो। उसने धीरे से मेरा सर तकिए पर रखा। इससे पहले पीछे होता, मेरे बाल उसकी शर्ट के बटन में अटक चुके थे। उसके पीछे होने पर मेरे बालों पर जोर पड़ा और मेरी नींद खराब हो गई। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो अदनान को अपने इतने पास देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी खूबसूरत आंखें हैरत से पूरी खुली देखकर अदनान जानबूझकर पीछे नहीं हो रहा था। क्या कर रहे हो? अब मैंने घबराती हुई आवाज में पूछा। अगर मुझे कुछ करना होगा तो तुमसे पूछने की जरूरत नहीं होगी। वो भी उसी लहजे में जवाब देने लगा। मेरी सांसें उलट पुलट होने लगी। दूर दूर रहिए मुझसे, मैं मुश्किल से इतना कहती उसके सीने पर अपना हाथ रखकर दूर करने की कोशिश करने लगी। क्यों रहूं दूर? कोई वजह? अदनान ने मुस्कुराहट होठों पर रोकते हुए सीरियस लहजे में पूछा। मेरे जैसी बहादुर और निडर लड़की के पास इस वक्त सारी बातें खत्म हो चुकी थीं। अदनान ने धीरे से अपनी शर्ट के बटन से मेरे बाल निकाले। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ देख रहा था। तुम्हें देखने पर भी कोई पाबंदी है? वो कुछ नॉर्मल हुआ, मगर मेरी आंखों में आंसू बहते देखकर वो फौरन नरम हुआ। अब मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिस पर तुम रोने लग जाओ। वो मेरे बाल छुड़वाकर पीछे हुआ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से आंखें मीच गई, मगर अदनान महसूस कर सकता था कि मैं उससे डर रही थी। लेकिन क्यों? ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वो बालों में हाथ फेरते हुए गुस्से को कंट्रोल कर कर अब ब्लैंकेट खोलकर मुझे दे रहा था। फिर मेरा गाल प्यार से छुआ और वो बेड से उठ गया। उसके बेड की दूसरी साइड जाने के बाद मैंने आंखें खोली। मेरी आंखें अभी भी गीली थीं। मैं अब महसूस कर सकती थी कि अदनान बेड की दूसरी साइड पर जाकर अपनी जगह ले चुका था। जब कुछ देर तक अदनान ने मुझे दोबारा नहीं छुआ तो मुझे कुछ हिम्मत मिली और मैं नॉर्मल हुई। फिर मैंने करवट ली और अदनान को देखा। वो बाजू आंखों पर रखे लेटा था, शायद सो चुका था।
मैं तसल्ली करती दोबारा करवट वापस दूसरी तरफ लेकर आंखें बंद कर गई थी। खान हाउस में दूसरी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। जब मेरी आंखें खुली तो अदनान कहीं नहीं था। कमरा खाली था। मैं बेड से उठी तो मेरा बैग कमरे की एक साइड पड़ा था। शायद अदनान ही सुबह गाड़ी से निकाल कर लाया था। मैंने बैग खोला और अपनी एक ड्रेस लेकर वॉशरूम जाकर बंद हो गई। जब मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो अदनान स्टडी टेबल पर बैठा लैपटॉप पर अपना कोई काम कर रहा था। मैं उसे एक नज़र देखकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी और अपने बाल बनाने लगी। अदनान भी मुझे देख चुका था। जब मैंने अपने बाल बनाकर दुपट्टा गले में डाला तो अदनान ने लैपटॉप बंद किया और मेरे पास आया। चलो नाश्ता करने नीचे चलते हैं। वो मुझसे पूछ नहीं रहा था, मुझे बता रहा था। मैं खामोश ही रही। मैं उसका हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकली। हम दोनों सीढ़ियाँ उतरते डाइनिंग टेबल तक पहुँचे। खान हाउस के सारे मेंबर डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अदनान ने कुर्सी खींची और मुझे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बैठाया, फिर खुद भी साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। सब लोगों ने गुस्से से हमें देखा था। निहाल मामू के नाश्ता करते हाथ रुक गए थे। ये लड़की हमारे साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती। उनकी नफरत भरी आवाज़ मेरे कानों में गई तो मैंने बेबसी से अदनान को देखा जो मेरे लिए प्लेट में नाश्ता निकाल रहा था। क्यों, बीवी है मेरी, मेरे पास ही बैठकर नाश्ता करेगी ना? उसने सुकून से बाप को देखा। अदनान, इससे पहले वो कुछ और कहते, अदनान ने उनकी बात काट दी थी। पापा, अगर मेरी बीवी के लिए इस टेबल पर जगह नहीं होगी तो मैं आज के बाद उसके साथ अपने कमरे में बैठकर ही 3 वक्त का खाना खाऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बैठकर खाना खाऊं तो मेरी बीवी भी मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात पर डाइनिंग टेबल पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। क्या तुम इस लड़की की वजह से अपने पापा से बदतमीजी करोगे अदनान? है कौन ये? दुश्मनों का खून? सुहानी आंटी की बात पर मेरी आंखें जैसे तकलीफ से जलने लगी थी। मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ चाची, कोई बदतमीजी नहीं की मैंने। बात करने और बदतमीज करने में फ़र्क होता है, शायद आप नहीं जानती। ये पहली बार था चाची, इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से कह रहा हूँ, आगे से मेरी बीवी के लिए ऐसी बातें इस्तेमाल मत करना। उसका पास्ट क्या था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर मैं हूँ। अभी किसी दुश्मन का खून नहीं। अदनान खान की इज्जत है तो बेहतर होगा आप तमीज़ से बात करें। उसका लहजा सख्त था। वो यहाँ बैठे हर इंसान को बहुत कुछ समझा चुका था और सुहानी आंटी अपनी इतनी बेइज्जती पर शांत होकर रह गई थी। निहाल मामू खामोश रहे, मतलब अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम क्यों नहीं खा रही खाना? शुरू करो। उसने मुझे देखा जो सर झुकाए वैसे ही बैठी थी। उसके सख्ती से कहने पर मैंने खामोशी से खाना खाना शुरू किया। रिया गुस्से से प्लेट दूर करती उठी और सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में चली गई। रोहान की नज़र हीना और समन तक गई, फिर उसने अफसोस से अपनी बहन को ऊपर जाते हुए देखा था। अदनान धीरे धीरे खाना खा रहा था क्योंकि मेरी स्पीड बहुत हल्की थी। मैं बहुत धीरे धीरे खा रही थी। जब तक मैं खाना खाती रही अदनान भी टेबल पर बैठा रहा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं खाना खा चुकी हूँ तो वो कुर्सी से उठा। कमरे में चलो। मैं खामोशी से उसके पीछे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मैं कमरे में आकर वापस बेड पर बैठ गई थी। अदनान दोबारा अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ क्या करूँगी। अब क्या सारा दिन कमरे में ही बंद रहूँगी? अदनान जानता था अगर उसने मुझे 2 मिनट के लिए भी छोड़ा तो कोई ना कोई ऐसी बात कर देगा जिससे मुझे तकलीफ होगी। इसलिए वो मुझे कमरे में ले आया था। थक हार कर मैं अपना मोबाइल चलाने लगी थी क्योंकि अदनान तो कमरे में आने के बाद मुझे भूल ही गया था, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। कुछ देर बाद शाइना मामी कमरे में आई। तुम आज ऑफिस नहीं गए अदनान? अदनान ने ना के इशारे में सर हिलाया। नहीं, आज घर पर ही काम करूँगा। वो समझ गया था कि उसके पापा ने ही उन्हें भेजा है ये पता करवाने के लिए कि वो आज ऑफिस क्यों नहीं गया। शाइना मामी ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, फिर उनकी नज़र बेड पर गुमसुम बैठी मेरे ऊपर पड़ी। वो मेरे पास आई और प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा तो मैंने चौंक कर उन्हें देखा। अब ये तुम्हारा भी घर है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरे हक से इस घर में रहो। शायद वो मेरे अंदर चलती बेचैनी को महसूस कर गई थी। औरत का वही घर होता है मामी जहाँ सुकून हो, और यहाँ तो ज़्यादा लोग मुझसे नफरत ही करते हैं। जब तक मैं उनके दिलों में अपने लिए नफरत को ख़त्म नहीं कर सकती तो मुझे सुकून भी नहीं मिलेगा।
वो मुस्कुरा दी। मेरी तरफ से तो बेफिक्र रहो, मेरे लिए तुम हीना और समन जैसी ही हो। मैं मुस्कुरा दी। वो कमरे से चली गई। अदनान अभी अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। दिन एक के बाद एक गुजर रहे थे। मुझे यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो गया था। इस एक हफ्ते में सुहानी मामी या रिया से डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए कोई ड्रामा होने का चांस नहीं बना। और अदनान भी काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा था, और वो क्यों नहीं जा रहा था इसकी वजह किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा था। इतने दिनों में मेरी हीना, मामी और समन से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। हीना से पहले भी मेरी यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो जाती थी। वो भी अदनान जैसी थी, हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती थी। आज अदनान काफ़ी दिनों बाद ऑफिस गया था। हीना और मैं इस वक्त बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। यूनिवर्सिटी जाना क्यों नहीं शुरू कर देती? इस तरह से बिजी हो जाओगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। हीना की बात पर मैंने ना के इशारे में सर हिलाया। दिल नहीं चाहता हीना, मैं थक गई हूँ। कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। यूनिवर्सिटी जाना मतलब लोगों को फेस करना अब हिम्मत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मम्मी डैडी के साथ साथ मैं भी मर चुकी हूँ। अब क्या करूँगी पढ़कर? हीना को सच में दुख हुआ था। मेरा गम बहुत बड़ा था और वो इस पर मुझे क्या तसल्ली देती। एक बात पूछूं हीना? मैंने कप टेबल पर रखा। हीना ने हाँ के इशारे में सर हिलाया। तुम्हारा भाई, मेरा मतलब है उसका गुस्सा कैसा है? मेरी आंखों के सामने अदनान का गुस्से से लाल होता हुआ चेहरा घूमा। भाई वैसे तो हमारे साथ हमेशा सॉफ्ट रहे हैं, लेकिन क्या है ना, है तो वो भी खानदान का खून। पापा की तरह गुस्से के बहुत तेज हैं। सारे पापा पर गए हैं। सच पूछो तो उनके गुस्से से सब डरते हैं, मगर वो हम बहनों या मम्मी से कभी गुस्से से बात नहीं करते। जिससे मोहब्बत करते हैं ना, वो खासकर उनसे जुड़ी औरतें, उनसे हमेशा वो प्यार से बात करते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। वो मेरे साथ भी तो पहले कितना सॉफ्ट रहता था, मगर उस रात जब मलिक हाउस में अयान घुस आया था, उस रात के बाद से तो अदनान का गुस्सा ही देखा था मैंने। अब हम एक कमरे में रहने के बाद भी एक दूसरे से बहुत कम बात करते थे। अच्छा, अगर तुम्हारा भाई किसी औरत पर गुस्सा करे और उसे गुस्से की बात करे, तो क्या वो उसकी पसंदीदा औरत नहीं है? मैंने डरते डरते पूछा। क्यों, भाई ने तुमसे गुस्से से बात की है क्या? हीना ने जैसे अंदाजा लगाया। मैंने घबराकर ना के इशारे में सर हिलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने वैसे ही पूछा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चोरी पकड़ ली है। देखो रिमशा, इंसान का गुस्सा दो तरह का होता है। एक वो गुस्सा जो ना पसंदीदा लोगों के लिए उसके लहजे में आता है, और एक गुस्सा वो होता है जो अपनी सबसे कीमती चीज़ या किसी कीमती रिश्ते को खो देने के डर से आता है। अगर हम सब कुछ गलत करें तो भाई हम पर भी गुस्सा होते हैं, मगर उस गुस्से के पीछे मोहब्बत छुपी होती है। मैं उसकी बातों में और ज़्यादा उलझ गई थी। रिया और अदनान की शादी होने वाली थी, मगर मैं बीच में आ गई। मुझे जैसे अफसोस हुआ था। क्या कह सकते हैं अब? क्या अदनान रिया को पसंद करते हैं? मैंने डरते डरते पूछा। पता नहीं, ये तो भाई ही जानते हैं। वो बंद किताब की तरह है रिमशा। उनके अंदर क्या चलता है किसी को भी पता नहीं चलने देते। मेरा दिल भर आया। इसका मतलब मैं इन दोनों के बीच आ चुकी हूँ। और वैसे भी हमारी शादी की सच्चाई सिर्फ इतनी सी है कि वो मेरी मरती माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, और ये शादी सिर्फ मजबूरी के सिवा और कुछ नहीं थी। हीना को दुख हुआ था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। देखो रिमशा, क्या होना था और क्या हो गया, अब ये मतलब नहीं रखना। अभी तुम्हारे हाथ में ताकत है। जिस तरह भाई सबके सामने तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहे थे, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर उन्होंने पापा के खिलाफ जाकर तुम्हें इस घर में रखा है, तो इसका मतलब है कि तुम उनके लिए कुछ ना कुछ मायने ज़रूर रखती हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई की शादी तुमसे हुई या फिर रिया से। जो होना था वो हो चुका है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे ये जंग लड़ती हो। तुम्हारे पास पावर है। रिया क्या है, वो सिर्फ भाई की कजिन है, और तुम इस वक्त उनकी बीवी हो। अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो तो अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। भाई के साथ अपना रिश्ता ठीक करो। रिया कुछ भी कहे, उसकी बातों में मत आना। अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। हो सकता है रिया ये कोशिश करे कि अब उसकी और अदनान भाई की शादी हो जाए, और तुम्हें ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से अदनान भाई को इस शादी से रोको, क्योंकि अगर एक बार रिया ने ये बात पापा के कानों में डाल दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
जो करना है अब तुम्हें ही करना है। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और वो इंसान तुम्हारा हस्बैंड है। तुम्हें अपना रिश्ता कैसे बचाना है वो तुम्हें आना चाहिए। शायद हीना ने रिया की और मेरी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो मुझे इतना कुछ समझा रही थी। आज सुबह ही अदनान के जाने के बाद रिया मेरे कमरे में आई थी। रिया कमरे में आई और गुस्से से मुझे घूरा। मैं शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। रिया मेरे सामने आकर खड़ी हुई। तुम्हें क्या लगता है तुम अदनान को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उलझाकर उससे शादी कर लोगी और फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा? रिया की आंखों से नफरत निकल रही थी। मैं खामोशी से देखती रही। तुम देखना, बहुत जल्द मैं अदनान से शादी करूंगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे हैं। तुमसे शादी सिर्फ एक मजबूरी थी। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। तुम जैसी लड़की जो दूसरों से उनकी मोहब्बत छीनती हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुमसे तुम्हारे माँ बाप छीनकर बहुत अच्छा किया। उसकी ये बातें जैसे दिल पर छुरी की तरह लग रही थी। तुम इतना कैसे गिर सकती हो रिया? मेरे माँ बाप मर गए हैं और तुम्हें अभी अपने घमंड की पड़ी है। मुझे बहुत गहरी तकलीफ हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या खोया है, लेकिन एक बात अपने इस दिमाग में बिठा लो, सिर्फ कुछ दिन है तुम्हारे पास। अदनान को तुमसे ऐसे छीनूंगी कि तुम देखती रह जाओगी। अदनान सिर्फ मेरे और मुझसे मोहब्बत करते हैं और हमारी शादी होने वाली थी, मगर तुम्हारी मरती माँ पर तरस खाकर उसने तुमसे शादी कर ली। और तुम्हें क्या लगता है कि अब वो सिर्फ तुम्हारे होंगे? बहुत भोली हो तुम। रिया मेरे कानों में जहर घोल रही थी। पक्का हीना ने हमारी बातें सुन ली थी, तभी वो जानती थी कि रिया ने क्या कहा। हीना ने मेरा हाथ दबाया। तुम अपनी सोचों से बाहर निकली। उसके सामने डटकर खड़ी हो जाओ। उसे ये बताओ कि तुम अदनान की बीवी हो। वो क्या है? सिर्फ एक कजिन। मेरी बात समझ रही हो ना? मैंने हाँ के इशारे में सर हिलाया। हीना ठीक ही तो कह रही थी। अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ ठीक हो सकता था। खान हाउस में रात हो चुकी थी। सब इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे जब अदनान ने अपने साथ बैठे मुझसे बात करने की शुरुआत की। मैं सोच रहा हूँ तुम घर में बोर हो जाती हो, मेरे साथ ऑफिस आ जाया करो। वैसे भी तुम्हें इंटर्नशिप करनी थी ना, वो भी हो जाएगी। मैंने खाना खाते हैरत से चौंक कर उसे देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अदनान को वो इंटर्नशिप वाली बात अभी तक याद होगी। उससे ज़्यादा हैरत इस बात पर हुई थी कि वो सबके सामने ये बात क्यों कर रहा था। वो अकेले में भी तो बात कर सकता था। अदनान सबके सामने इसलिए बात कर रहा था ताकि सब घर वाले भी सुन लें और जान लें। उसे शायना मामी ने कहा था कि मैं घर में काफ़ी डिप्रेस रहती हूँ और शायद दिल भी नहीं लगता, क्योंकि मैं ज़्यादातर कमरे में ही बंद रहती हूँ। इसलिए उन्होंने अदनान से बात करी थी। इससे पहले मैं कोई जवाब देती, अदनान का मोबाइल फ़ोन बजने लगा। वो मोबाइल कान से लगाता बाहर निकल गया था। शायद उसे कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ रही थी। मैं दोबारा खाने की तरफ ध्यान देने लगी जब मेरे कानों में निहाल मामू की आवाज़ पड़ी। अब हमारे घर की बहू बेटियां घर से निकलकर नौकरियां करेंगी। यह हमारे खानदान की रिवाज नहीं है, मगर बाहर से आया कोई कैसे समझ सकता है? उनके लहजे में गुस्सा था। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मैं जानती थी ये बात वो मुझे ही सुना रहे हैं। मतलब वो नहीं चाहते थे कि मैं कोई जॉब करूं। अदनान वापस कुर्सी पर आकर बैठा। हाथों में क्या पूछ रहा था? उसे याद आया कि वो कोई बात कर रहा था। मुझे ऑफिस नहीं जाना। मैं घर में ही रहकर मामी के साथ घरदारी सीखना चाहती हूँ। मैंने साफ साफ लहजे में अदनान को मना कर दिया। अदनान चौंक कर मुझे देखने लगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदनान हल्का सा मुस्कुराया, फिर दोबारा खाने की तरफ ध्यान देने लगा। मामू के चेहरे पर हैरानी थी। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ऑफिस जाने के लिए मना कर दूंगी। वो यही समझ रहे थे कि मैं ऑफिस चली जाऊंगी, और मेरे मना करने पर उन्हें सच में हैरानी हुई थी। मैं अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। अदनान चेंज करने वॉशरूम में गया था। फ्रेश होने के बाद वो शीशे के सामने आकर खड़ा हुआ। मैं उसके पीछे आकर खड़ी हुई। क्या कुछ कहना चाहती हो? मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन वो पढ़ चुका था। जब आप रिया से मोहब्बत करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, तो फिर मुझे इस घर में क्यों लाए हैं? मैंने गुस्से से पूछते हुए बात की शुरुआत की थी। मैं जानना चाहती थी कि अदनान के अंदर क्या चल रहा है। तुमसे ऐसा किसने कहा? वो मेरी तरफ पलटा। एक कजिन है ना आपके इस घर में, उसने बताया। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने रिया से शादी की तो मुझे तलाक देनी होगी। मैं किसी भी ऐसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहती जो बटा हुआ हो।
मैंने उंगली उठाकर सख्ती से अदनान को वार्न किया था। वो मेरे करीब आया। उसके चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन थे और मैं जो बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, सारी बहादुरी हवा हो गई थी। मैं घबराती हुई पीछे दीवार से जा लगी। उसने पास आते हुए अपना हाथ दीवार पर रखा। तुम्हारा दिमाग खराब है? उसने ऐसे ही गुस्से से पूछा कि मेरा दिल उछल गया। हाँ, शायद मेरा दिमाग खराब ही है। मैंने सिर्फ अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी। अब जब मेरी माँ ही नहीं रही तो मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। आप मुझे छोड़ दीजिए। तो आज़ादी चाहिए तुम्हें? वो सख्ती से कहते हुए मुझे बाजू से दबोचकर अपने करीब करता मेरी कमर में हाथ डाले अपनी तरफ खींच चुका था कि मैं उसके सीने से जा टकराई। मैं तुमसे इन दिनों से बहुत प्यार से ट्रीट आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए अपने घर वालों से लड़ पड़ा, तुम्हारा साथ दिया और तुम आज मुझसे तलाक मांग रही हो। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुम मेरे लिए खास हो? वो बेबसी से पूछ रहा था। मुझे क्या पता आप क्यों कर रहे हैं मेरे लिए ये सब? मेरे लिए तो ये शादी सिर्फ मजबूरी है। मुझे क्या पता आपके दिमाग में क्या चलता है। छोड़िए मुझे, आपसे बात नहीं करनी। तुम्हें समझ नहीं आई कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, और अब से नहीं, उस दिन से जब तुम्हें पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा था। वो गुस्से से अपनी मोहब्बत का इजहार करता दीवार में हाथ का मुक्का बनाकर मार चुका था कि मैंने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। जैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि अदनान ने सच में ये कहा कि हाँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं फिर हिम्मत करती हुई अदनान से दूर होना चाहा, मगर मुझे बात करनी है। अदनान मुझे दोबारा दीवार से लगा चुका था। मैंने कहा ना, मेरे मुंह मत लगिए, जाइए उस रिया के पास। मैं अब जेलस हो रही थी। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता था तो क्यों रिया से शादी कर रहा था? अदनान मुझे हैरत से देखता रह गया। ये लड़की कहीं से भी वो नहीं लग रही थी जिसे वो जानता था। मैं तो तुम्हारे ही मुंह लगूंगा। आखिर क्यों ना लगूं? बीवी हो तुम मेरी, शादी की है मैंने तुमसे। जब उसे एहसास हुआ कि मैं जेलस हो रही हूँ तो वो भी मुस्कुराहट दबाते हुए मुझे और तंग करने लगा। वो मेरे और करीब हुआ और अचानक ही मेरे होठों पर झुका कि मेरी आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। मैंने खुद को गिरने से बचने के लिए अचानक अदनान की शर्ट का कॉलर मुट्ठी में दबोचा। वो मेरे होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेता, जैसे अपना गुस्सा मेरे होठों पर उतार रहा था। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। जब मेरा दम घुटने लगा तो मैंने जोर से अदनान के सीने पर मुक्का मारा। अदनान थोड़ा दूर हुआ। मैंने गुस्से से उसे घूरा और फिर उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। बहुत बुरे हैं आप। मैं रो पड़ी थी। इससे पहले अदनान मुझे चुप करवाता, उसका मोबाइल बज उठा था। उसने कॉल काटनी चाहिए, मगर कॉल इम्पॉर्टेंट थी। वो कॉल पर बात करता हुआ कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने अपने सांस ठीक की और अपने आंसू साफ किए। अचानक रिया कमरे में आई। वो शायद अदनान को बाहर जाता देख चुकी थी। मैंने गुस्से से उसे घूरा। वैसे तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मगर तुम्हें मैं एक ज़रूरी बात बताने आई थी। मैं भी चाचा के पास जा रही हूँ और उन्हें कहूँगी कि जल्द से जल्द मेरी और अदनान की शादी करिए, क्योंकि दुश्मनों की बेटी आपके बेटे को आपसे दूर कर रही है। और देखना, वो बहुत जल्द मेरी और अदनान की शादी कर देंगे। अब तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुमसे ना सिर्फ ये कमरा छीनूंगी, बल्कि अदनान को भी छीन लूंगी। बस तुम देखती जाओ। रिया के चेहरे पर बहुत सुकून था, मगर उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। मेरे होठों पर एक चालाक मुस्कुराहट आई। अगर कुछ देर पहले अदनान मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करता तो शायद मैं इतनी बहादुर नहीं होती। मैं 2 कदम चलती हुई रिया के पास आई। तुम जो कर सकती हो कर लो रिया, मगर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकोगी, क्योंकि तुम सिर्फ कजिन हो और मैं अदनान की बीवी हूँ। और जब तक मैं अदनान के साथ हूँ तब तक तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने अदनान को अपना दीवाना ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, चैलेंज दे रही हो मुझे? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, यही समझ लो। तो ठीक है, एक चैलेंज मैं तुम्हें देती हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हें अदनान से शादी करके दिखाऊंगी। रिया को तो जैसे गुस्सा आ गया था। अच्छा, तुम मुझे 24 घंटे का वक्त दे रही हो, मगर मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा वक्त देती हूँ, सिर्फ 12 घंटे। 12 घंटे में तुम्हारी आंखों के सामने अदनान को अपना बनाऊंगी और वो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। अब कल सुबह मिलते हैं।
मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी। रिया इसका मतलब अच्छे से समझ गई थी और रिया के तन बदन में आग लग गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने उसे बाजू से पकड़ा और उसे कमरे के दरवाजे से बाहर लाकर धक्का दिया और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। अदनान सीढ़ियां चढ़ता वापस कमरे में आ रहा था। उसे देखते ही वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ पलट गई। अदनान कमरे में आया, दरवाज़ा लॉक किया तो उसकी नज़र बेड पर बैठे मेरे ऊपर पड़ी। मैं रो रही थी। अदनान ने प्यार से मुझे देखा और मेरे पास आकर बैठ गया। अब क्या हुआ है? अब क्यों रो रही हो? प्यार से पूछने लगा। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते थे तो क्यों फिर रिया से शादी करने जा रहे थे? आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं आपके लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ। अदनान ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरे आंसू अपने हाथों से साफ किए। पहले तो इस रिया को हमारे बीच से निकाल दो। नहीं करता मैं उससे मोहब्बत, ना ही वो मुझे अच्छी लगती है। वो तो पापा ने एक दिन ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर उससे कह दिया था कि वो मेरी और उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मैंने हैरत से उसे देखा। आप सच कह रहे हैं क्या? आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो उसके पास होते हुए उसकी शर्ट मुट्ठी में दबोचते हुए बोली, मैं तो समझा था तुम जानती होगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर तुम इतनी भोली होगी मुझे उम्मीद नहीं थी। भोली नहीं हूँ मैं। मुझे तो आपसे उस दिन से मोहब्बत है जब पहली बार होश संभालते हुए मम्मी से आपके बारे में सुना था। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो कहती थी अदनान मेरे लिए मेरा पहला बच्चा है। मैं तो तब मोहब्बत का मतलब भी नहीं जानती थी। जब से आपके लिए पागल हूँ। मुझे क्या पता आप मुझे मोहब्बत करते हैं। आपने मुझे बताया थोड़ी था। मैंने शिकायत भरी नज़रों से अदनान को देखा, जो हैरत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। शायद उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं सालों से उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो वादा करिए मुझसे, आप सिर्फ मेरे रहेंगे। अगर मामू ने आपको मजबूर किया कि रिया से शादी करो, फिर भी आप नहीं करेंगे, वरना कसम से मैं मर जाऊंगी। आपको किसी के साथ नहीं बांट सकती मैं। आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप सिर्फ मेरे हैं। अदनान ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं आज बहुत खुश थी कि अदनान सिर्फ मेरा है। मैं उसके इतने करीब थी कि हम दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं। मैंने अदनान के लेफ्ट गाल पर अपने होंठ रखे। आई लव यू सो मच कहते हुए मैंने उसके दूसरे गाल पर भी होंठ रख दिए और अदनान हैरत से मुझे देखता रह गया। उसे मुझसे इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले मैं उससे पीछे होती, उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। लव यू टू। इस वक्त मैं उसकी बाहों में दुबकी हुई सुकून में थी। वो मेरी गर्दन पर झुका। मैं जानती थी कि वो क्या कर रहा है और मैं चाहती थी कि अब अदनान मेरे साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाए, क्योंकि अदनान को अपने बनाने का यही एक हल था। आखिर थी तो मैं उसकी बीवी, और एक बीवी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी औरत को देखे, भी। और जब मैं उसको इस तरह सुकून दूंगी तो अदनान किसी और को देखना भी पसंद नहीं करेगा। मैंने अपना वजन अदनान पर डाला और उसकी बाहों में आंखें बंद किए सुकून महसूस कर रही थी। जिस इंसान को मैंने सालों से मोहब्बत की थी, वो आज मेरे सारे जख्मों पर मरहम लगा चुका था। मैंने अपनी मर्जी से खुद को अदनान के हवाले कर दिया था। रिया इस वक्त निहाल मामू के सामने बैठी थी। मैं ठीक कह रही हूँ चाचा। अब इस दुश्मन की बेटी से छुटकारा पाने का यही हल है। आप मेरी और अदनान की शादी करवा दीजिए। जो लड़की यहाँ आते ही आपका बेटा आपसे दूर कर गई, अगर उसे कुछ दिन और अदनान के साथ रहने दिया तो वह अदनान को आपसे छीन कर ले जाएगी। रिया मामू को भड़का रही थी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, कुछ करना चाहिए। मामू जैसे उसकी बातों में आ चुके थे। खिड़की से आई खिलखिलाती धूप से मेरी आंखें खुली। मैंने हैरत से आसपास देखा तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। फिर मेरी नज़र अपने पेट तक गई, जहां अदनान का हाथ रखा हुआ था। वो मेरे पास ही गहरी नींद सो रहा था। कल रात का नज़ारा याद आते ही मेरे होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। मैंने धीरे से अदनान का बाजू अपने पेट से हटाया और उसकी तरफ पलटी। वो शर्टलेस सो रहा था। मेरी नज़र अपने हुलिये पर गई तो मैं शर्मा गई। इस वक्त मैं अदनान की शर्ट में थी, जिससे उसके परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। फिर मैं धीरे से बिना शोर किए बेड से उठी और कबर्ड से अपना ड्रेस निकालती वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। नाश्ते का वक्त निकल गया था। अदनान और मैं नाश्ते पर नीचे नहीं गए थे तो निहाल मामू ने शादी की कोई बात ही नहीं की थी। रिया को बेचैनी हो रही थी
कि हम नीचे क्यों नहीं आए, इसलिए वो हमारे कमरे तक आई और दरवाज़ा खटखटाया। मैं जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकली थी, दरवाजे तक आई, दरवाज़ा खोला तो सामने ही रिया खड़ी थी। उसे देखते मैंने एक चालाक मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाई। जी बोलिए, मैंने उससे पूछा। रास्ते से हटो, मुझे अदनान से बात करनी है। उसने मुझे साइड करना चाहा, मगर मैंने दरवाज़ा भी आधा ही खोला था। अदनान सो रहे हैं और मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी कि तुम मेरी हस्बैंड की नींद खराब करो। मेरी बात पर रिया ने कमरे में झाँक कर देखा तो उसे अदनान बेड पर शर्ट के बिना सोया नजर आया। रिया ने हैरानी से मुझे देखा। मेरे गीले बालों से होती उसकी नज़र मेरे गले तक गई और फिर रिया के तन बदन में आग लग गई। मैं तो शर्त जीत गई। 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब अदनान मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तुम बताओ क्या करोगी? रिया की आंखों में बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। तुम जैसी बदकिरदार लड़की से मुझे और उम्मीद भी कुछ नहीं थी। रिया ने भी पलटकर वार किया, मगर मेरे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं हटी। लो भला, हस्बैंड के सामने कैसी शर्म। बदकिरदार मैं नहीं तुम हो, जो किसी और के हस्बैंड पर नजरें गड़ाए बैठी हो। इससे पहले मैं कुछ और कहती, अदनान की आवाज़ हम दोनों के कानों तक आई। कौन है रिमशा? मैंने पलटकर पीछे देखा। मेरी नंद। मैंने अपनी मुस्कुराहट रोकी। रिया मुझे घूरती हुई कमरे के अंदर आई। अदनान अब उठकर बैठ गया था। पक्का हमारी बातों की आवाज़ से उसकी नींद खराब हो चुकी थी। अदनान, आप ऑफिस जाते हुए मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? आज ड्राइवर छुट्टी पर है। मैं अदनान के पास आई। अदनान, आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हमें आज शॉपिंग पर जाना है। आप बताइए ना इसे अदनान कि आप मेरे साथ जा रहे हैं। मैंने अपने बाल क्लिप से बांधते हुए उससे कहा। अदनान ने कंधे उचकाए। तुम रोहान से कह दो मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। और रिया की आंखें हैरत से पूरी खुल गई। अदनान इतना कहकर ड्रेसिंग रूम में चला गया था। सुन लिया ना अदनान का जवाब, अब निकलो मेरे कमरे से। मैंने रिया का बाजू पकड़ा और उसे कमरे से बाहर करते हुए दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। आज हमारे घर से बाहर रहने की वजह से निहाल मामू शादी की बात भी नहीं कर पाए थे। रिया का गुस्से के मारे बुरा हाल था। आज फिर वो सुबह ही सुबह हमारे कमरे में आ टपकी थी। अदनान ने दरवाज़ा खोला तो रिया हाथ में चाय का कप लिए नजर आई। तुम यहाँ? अदनान ने साइड होते हुए पूछा। हाँ, वो आज मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है, सोचा कर लूँ। अदनान तैयार नजर आ रहा था, पक्का ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ था। उसने कमरे में झाँक कर देखा तो मैं कहीं भी नहीं थी। हाँ कहो। अदनान ने चाय का कप टेबल पर रख दिया। इससे पहले रिया कुछ कहती, मेरी चीख से दोनों घबराकर ड्रेसिंग रूम की तरफ देखने लगे। अदनान फौरन अंदर भागा। रिया भी उसके पीछे ही अंदर आई तो उसने देखा मैं कमरे के बीचों बीच कांपती हुई अदनान से चिपकी हुई थी। बस, क्या हो गया? अदनान मेरे बालों को सहला रहा था। इतनी बड़ी छिपकली है यहाँ, मैं डर गई थी अदनान। मैंने मासूमियत से कहा। बस मैं हूँ ना, यहाँ से चलो बाहर। वो मुझे अपनी बाहों में लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर लाया और मुझे बेड पर बिठाया। मेरा दुपट्टा अंदर रह गया, वो ला दीजिए ना। अदनान ड्रेसिंग रूम में वापस चला गया तो मैं बेड से उठी और मुस्कुराकर रिया को देखा। ओह सॉरी, तुम्हारा चाय वाला तो प्लान फ्लॉप हो गया। मैं मुस्कुराती हुई टेबल तक आई और चाय का कप जमीन में पलट दिया। रिया की आंखें हैरत से पूरी फैल गईं। मतलब तुमने सब ड्रामा किया? मैं मुस्कुरा दी। तुम्हें ये दिखाना भी तो ज़रूरी था कि अदनान मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इससे पहले रिया कुछ कहती, अदनान मेरा दुपट्टा पकड़े बाहर आया और मेरे कंधों पर उड़ा दिया। अदनान ने हैरत से ज़मीन पर गिरी चाय देखी। सॉरी, गलती से मुझसे गिर गई। मेरा हाथ लगा और चाय पलट गई। मैंने मासूमियत से अदनान को सफाई दी। कोई बात नहीं, दूसरी बन जाएगी। अदनान इतना कहते शीशे के सामने जाकर खड़ा होता, अपने बाल बनाने लगा। मैंने भी रिया को आखिरी नज़र देखा और अपने बाल ड्राई करने लगी थी। रिया गुस्से से चाय को घूरती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। उसके जाने के बाद मैंने कमरा बंद किया और मैं कप को गौर से देख रही थी। क्या कर रही हो? अदनान ने हैरत से मुझे देखा। कल शाम को मैं पानी पीने किचन में गई थी जब मैंने रिया और सुहानी मामी की बातें सुन ली थी। वो रिया को कुछ दे रही थी और कह रही थी कि अगर वो आपको चाय में ये घोलकर पिला देगी तो आप उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। इसलिए मैंने चाय गिरा दी। अदनान 2 पल के लिए मुझे देखता रहा, फिर हंस पड़ा। कमाल है, वो बस इतना ही कह सका। मैं उसके करीब आई। आप वादा करिए मुझसे कि आज के बाद आप उसके हाथ की कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। मैं डरी हुई थी।
तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि रिया क्या कर सकती है और मैं कौन सी ये चाय पीने वाला था? तो बेफिक्र रहो। मैंने सुकून का सांस लिया और अदनान के सीने पर सर रख दिया। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अदनान, और मैं आपको ऐसी जाहिल औरतों की गंदी चालों से सेफ रखना चाहती हूँ। अदनान मेरी इतनी फिक्र पर मुस्कुरा दिया। जानता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है। उसने मेरे माथे पर अपने होंठ रखे तो मैं मुस्कुरा दी। खान हाउस में रात गहरी हो चुकी थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे जब निहाल मामू ने बात की शुरुआत की। अदनान, मैंने एक फैसला किया है। इसी हफ्ते तुम्हारी और रिया की शादी होगी। ये बातें थी या शीशा जो मुझे अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ? आप शायद भूल गए हैं पापा, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी बीवी मेरे साथ बैठी है। उसने सुकून से जवाब दिया। मगर ना मैं इसे अपनी बहू मानता हूँ और ना ही इसे इस खानदान की बहू होने का कोई रुतबा मिलेगा। तुमने इससे शादी सिर्फ मजबूरी में की थी। ठीक है, मैं इस शादी पर कोई बहस नहीं करूँगा, मगर बदले में तुम्हें रिया से भी शादी करनी होगी, क्योंकि रिया ही हमारी खानदानी बहू होगी। अदनान ने कंधे उचकाए। अब आपके खानदान के लिए मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मुझे पसंद नहीं है। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। जैसे ये लड़की भी तुम्हें शादी के बाद अच्छी लगती है। रिया भी लग जाएगी, मगर ये शादी होगी तो ज़रूर होगी। अदनान के खाना खाते हाथ रुके। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ तो मैं भी फौरन उसके साथ ही उठ गई। आप कोई 2 साल के बच्चे नहीं हैं पापा जो मैं आपकी ज़िद पूरी करूँगा। सिर्फ आपकी ज़िद की वजह से मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं रिमशा से मोहब्बत करता हूँ और मैं इसी के साथ खुश हूँ। मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए, अगर आपकी इस खानदानी ज़िद पर मैं इससे शादी कर भी लूँ तो भी मैं इसे कोई इंसाफ नहीं दे सकूँगा, क्योंकि ना तो ये मुझे पसंद है और ना ही मुझे इससे मोहब्बत होगी, और ना मैं इसके साथ एक कमरे में रहूँगा। अगर इन सब बातों के बाद भी इसे मुझसे शादी करनी है तो कर सकती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अदनान ये सब बातें सबके सामने कर देगा। रिया का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से सुर्ख हो चुका था। अदनान कुर्सी से पलटा और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। मैं भी नहीं रुकी। मैं भी ऊपर उसके पीछे पीछे चली गई। समन, हीना, मामी और रूहान तो वैसे ही सुकून से खाते रहे, लेकिन बाकी सबका खाना खराब हो चुका था। रिया प्लेट दूर करती उठी और अपने कमरे में चली गई। अदनान ने एक नज़र मुझे देखा जो अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो? उसे मेरा रोना जहर लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आपने साफ क्यों नहीं कहा कि आप रिया से शादी नहीं करेंगे? अदनान मेरे पास आकर बैठा और मेरे आंसू अपने हाथ से साफ किए। रिमशा, वो मेरे बाप है और उनके सामने मुझे एक तरीके से बात करनी थी, और वैसे भी वो जानते हैं मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। और रिया पागल नहीं है। जब अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी तो कोई शादी नहीं होगी। तुम रो क्यों रही हो? उसने प्यार से मेरे गाल सहलाए। आपकी वजह से मेरा खाना भी वहीं रह गया। मुझे कुछ सुकून मिला तो मैंने शिकायत की। अदनान हंस पड़ा था। चलो बताओ क्या खाओगी? ऑर्डर कर देता हूँ। ओके, तो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए। मेरे चेहरे पर तेज़ी से फैलती हुई खुशी देखकर अदनान हंस पड़ा था। अब वो मोबाइल निकाले पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा था। खान हाउस पर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। आज दोनों मामी कई रिश्तेदारों से मिलने गई थीं। अदनान भी ऑफिस जा चुका था। आमिर मामू और रोहान भी ऑफिस में थे। समन और हीना भी यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। मगर रिया को अदनान की बातों पर गुस्सा था, इसलिए कुछ दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। ये दोपहर का वक्त था। रिया अपने किसी दोस्त के साथ आउटिंग का प्रोग्राम बनाती सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई थी। निहाल मामू अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। अच्छा हुआ रिया, तुम आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ ज़रा मेरी दवाई तो निकाल दो। मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सी दवा है। रिया जो जल्दी में थी उसने गुस्से से उन्हें देखा। मैं अभी जल्दी में हूँ चाचा, आप किसी और से कह दीजिए। बेटा, 2 मिनट की ही तो बात है और घर में कोई भी नहीं है। रिया जो आगे बढ़ने वाली थी गुस्से से उन्हें देखने लगी। तो मैं क्या करूं चाचा? आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? सारी जिंदगी मुझे ये ख्वाब दिखाया कि मैं आपकी बहू बनूंगी, और अब आपकी वो प्यारी भांजी आपके बेटे पर कब्जा जमा कर बैठी है। अभी भी उसे ही बुला लीजिए ना। जब आप मेरी शादी अदनान से करवा देंगे तब मुझे ये काम कहना। निहाल मामू का पारा हाई हो चुका था। उनसे आज तक उनके अपने बच्चों ने भी ऐसी बात नहीं की थी। तुम सब तमीज़ लिहाज भूल गई हो क्या? उन्होंने हैरत से उसे देखा। ओ प्लीज़ चाचा, ये बातें मुझसे नहीं करिए।
मुझे कोई असर नहीं होने वाला, मेरी बला से आप मर जाइए। वो बड़बड़ाती हुई लॉन्च से बाहर निकल गई थी। निहाल मामू का हाथ अचानक अपने दिल तक गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। इससे पहले वो लड़खड़ाकर गिरते, दो हाथों ने उन्हें थामा। उन्होंने धुंधली होती आंखों के साथ देखा तो वो मैं थी। मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मैंने रिया को मामू से बदतमीजी करते देखा था। जब तक मैं मामू के पास पहुंची तो मामू लड़खड़ाकर गिरने वाले थे। मामू ठीक हैं आप? मैंने जल्दी से उन्हें सहारा दिया और कमरे में लाई। उन्हें बेड पर बैठाकर मैं तेजी से साइड टेबल तक गई और पानी ग्लास में डालकर पानी का ग्लास उनके मुंह से लगाया। वो मुश्किल से 2 घूंट भर सके, मगर उनका सांस बिगड़ रहा था। मेरी नज़र साइड टेबल तक गई। वहाँ दवाइयों का बॉक्स खुला पड़ा था। मैं अब दवाइयाँ उलट पुलट करके उनकी मेडिसिन देख रही थी। फिर मुझे बॉक्स में प्रिस्क्रिप्शन मिल गई। मैंने जल्दी से मामू की दवाई निकाली और उनके हाथ पर गोली रखते हुए उन्हें पानी दिया। उन्होंने गोली खाई तो कहीं जाकर उनका सांस ठीक हुआ। अब मैं उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। आप ठीक है ना मामू? मेरी आवाज़ भीगी हुई थी, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैं फिक्रमंदी से पूछ रही थी, जबकि वो तो हैरत से मुझे देखते रह गए थे। क्या सच में मैं उनके दुश्मनों का खून थी जो उनके खातिर परेशान हो रही थी, जबकि वो लड़की जो उनका अपना खून थी, जिससे वो मोहब्बत करते थे, जिसे वो अपनी बहू बनाना चाहते थे, वो आज उनसे किस तरह बदतमीजी कर कर गई थी, वो सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने बस हाँ के इशारे में सर हिलाया और बेड से टेक लगा गए, आंखें बंद कर ली। मैं बदनान को कॉल मिला रही थी। शायद वो किसी मीटिंग में बिजी था, मगर मेरे बार बार कॉल करने पर उसने कॉल उठा ली। पापा की तबीयत का सुनता हुआ वो फौरन सारे काम छोड़कर भाग आया था। रिया के अलावा इस वक्त सब कमरे में इकट्ठा थे। निहाल मामू अभी भी उसी पोजीशन में बेड से टेक लगाए बैठे थे। उनके पास समन और हीना बैठी थी। बाप को इस हालत में देखते हुए वो डर गई थी। डॉक्टर आकर एक बार मामू को चेक कर गया था, इसलिए सब सेटिस्फाइड थे कि उनकी तबीयत ठीक है। मैंने रिया की बहस और मामू की तबीयत खराब होने तक की सारी बात सबको बता दी थी। रिया के माँ बाप और भाई शर्म से सर झुका चुके थे। रिया ने तो उन्हें सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। अदनान ने एक गहरी सांस ली। अच्छा है कि रिमशा घर पर थी। तुमने पापा को वक्त पर दवाई दे दी, वरना कुछ भी हो सकता था। ये सिर्फ आपके पापा तो नहीं, मेरे भी मामू हैं और मुझे अपने मामू से बहुत मोहब्बत है। मैं उन्हें कैसे तकलीफ में देख सकती थी? मैं सर झुकाए अदनान से कह रही थी। निहाल मामू ने हैरत से मुझे देखा, फिर हीना को पीछे हटने का इशारा किया। हीना खामोशी से साइड पर हो गई। यहाँ आओ रिमशा। मैंने हैरत से मामू को देखा। मामू ने पहली बार मुझे नाम से पुकारा था। फिर मैं डरते हुए उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने अपना बाजू खोला और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। आज सारी नफरत खत्म हो चुकी थी। मैं भूल गया था कि तुम मेरा अपना खून हो। शायद मैं नफरत में अंधा हो गया था, मगर मेरी जान बचाने के साथ मेरी आंखें खोलने के लिए भी थैंक यू। आज मुझे हीरे और कोयले की पहचान हो चुकी है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे तो जैसे मामू की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं रोते हुए उनके सीने से लग गई। आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए मामू। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपको किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। आप प्लीज़ मेरी मम्मी को भी माफ़ कर दीजिए। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। वो आपसे मिलना चाहती थी मामू, मगर मौत ने उन पर रहम नहीं किया। मैं बेबसी से उनसे रिक्वेस्ट करती फूट फूट कर रो पड़ी थी। मुझे भी उससे बहुत मोहब्बत थी और मैंने उसे उसी दिन माफ़ कर दिया था जब वो इस दुनिया से गई थी। अब बस रोना नहीं, मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हें चुना। मैंने भीगी आंखों से उन्हें देखा और फिर उनके कंधे पर सर रख दिया। अचानक मेरी नज़र कमरे के खुले दरवाजे से बाहर लाउंज तक गई। मैं मामू से अलग हुई, फिर बेड से उठी और गुस्से से कमरे से बाहर निकली। अदनान ने पलटकर मुझे देखा और उसे कुछ उलझन हुई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो भी कमरे से बाहर निकला। रिया जो अपनी धुन में किसी से बात करती हुई हंसती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जा रही थी। मैंने तेजी से पीछे से जाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। ये क्या बदतमीजी है? वो गुस्से से मुझे घूरती हुई पूछने लगी। हिम्मत कैसे हुई मामू से ये कहने की कि वो मर जाएं? मेरा हाथ उठा था और रिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ का निशान छोड़ गया। अगर आज के बाद मेरे मामू के लिए ऐसी बातें इस्तेमाल की तो कसम से तुम्हारी जान निकाल दूंगी। मेरे चीखने पर सारे कमरे से बाहर आ गए थे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, और तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मेरी तरफ से वो बुड्ढा मरता है तो मर जाए, सारी जिंदगी मुझे बहू बनाने के ख्वाब दिखाते रहे। जब अपना बेटा हाथ में नहीं था तो फिर क्यों मुझे ख्वाब दिखाए? रिया ने चीखते हुए पूरी हिम्मत से मुझे धक्का दिया था। इससे पहले मैं लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिरती, दो मजबूत हाथों ने मुझे थामा था। मैंने घबराकर पीछे देखा तो अदनान मुझे थाम चुका था। मैंने गहरी सांस ली और सीधी होकर खड़ी हुई। अदनान को देखकर रिया के चेहरे का रंग उड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसी बात इस्तेमाल करने की? अदनान का हाथ उठा और फिर एक जोरदार थप्पड़ रिया के गाल पर दे मारा। रिया ने रेलिंग को पकड़ के खुद को संभाला। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि अदनान भी घर पर ही होगा। उसके ख्याल से तो अदनान ऑफिस गया था। और क्या बकवास कर रही हो? मेरे पापा ने कब तुम्हें बहू बनाने के ख्वाब दिखाए? उन्होंने तो बस एक बार कहा था कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं क्योंकि तुम इस खानदान से थी। अदनान के सख्ती से पूछने पर रिया ने अपनी माँ की तरफ देखा था। मम्मी तो मुझे बचपन से कहती आई हैं कि चाचा मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। रिया की बात सुनकर सबकी नज़र सुहानी मामी पर गई। हीना और समन ने निहाल मामू को सहारा दिया तो वो भी कमरे से बाहर निकल आए। मगर मैंने तो तुम्हारी माँ से कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें बहू बनाना चाहता हूँ। उल्टा तुम्हारी माँ मुझे कहती थी कि वो चाहती थी कि मैं रिया को अपनी बहू बना लूँ ताकि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने ही रहे। उनकी बातों पर ही मैंने सोचा था कि चलो, अपनी भतीजी है, मेरी आंखों के सामने पली बड़ी है, इसे ही अपनी बहू बना लेता हूँ। मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी निकलोगी। तुमसे अच्छी तो ये है जिसे मैं दुश्मन की बेटी समझता था, उसने आज मेरी जान बचाई है और तुम मुझे मरता छोड़ गई थी। निहाल मामू ने भी सख्ती से जवाब दिया। रिया बेयकीनी से अपनी माँ को देखती रह गई। तो इसका मतलब कि उसकी माँ ने उसे हमेशा झूठ बोला। सुहानी मामी सबको खुद को घूरते हुए महसूस करती शर्म से पानी पानी हो गई थी। आमिर, निहाल मामू ने भाई को पुकारा, जल्द से जल्द इसका रिश्ता ढूंढो और इसे घर से चलता करो। मैं इस लड़की को और अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिया को लगा जैसे कोई उसे मौत की सजा सुना रहा है। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। आमिर मामू ने फौरन उनकी बात पर सर हिलाया। ठीक कहते हैं, जो जैसा करता है वैसा भरता है। मोहब्बत करना गलत बात नहीं है, लेकिन मोहब्बत में बदतमीजी करना, अंधे हो जाना गलत बात है। इंसान को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ऊपर वाला चाहे तो सब कुछ हो जाता है, और अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ऊपर वाले को वो मंजूर नहीं है। अदनान कमरे में आते मुझे थैंक यू कहने लगा था। अगर तुम ना होती तो शायद आज कुछ बुरा हो जाता। वो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं, मेरे भी मामू हैं, और माँ बाप को खोने की तकलीफ मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अदनान ने अपने हाथ से मेरे आंसू साफ किए। मैंने अदनान के सीने पर सर रख दिया और अदनान ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।